दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के भूगोल समकालीन भारत भाग 1 का अध्याय 4 जलवायु। जलवायु क्या होती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा मानसून क्या है और भारतीय संदर्भ में मानसून का महत्व और उसकी विशेषताएं क्या हैं, आज की इस वीडियो में आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 9वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 4 जलवायु। दोस्तों पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृति और अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं, यानी स्थलाकृति और अपवाह। और इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, मई का महीना गर्म और असुविधाजनक क्यों होता है और जून और जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको भारत की जलवायु का अध्ययन करने पे पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। तो जलवायु या क्लाइमेट किसे कहते हैं? तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम जो है एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, जबकि जलवायु जो है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का योग होता है। दोस्तों मौसम और जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं। और आपने ये अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ और आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। और महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। दोस्तों पूरे विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में यानी क्लाइमेट रीजन्स में बांटा गया है। क्लाइमेट जोन दोस्तों विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और क्या आपको पता है कि भारत की जलवायु कैसी है और ऐसा क्यों है? इस संबंध में आइए विस्तार से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। दोस्तों मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, इसको मानसून कहा जाता है। विश्व को अनेक जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत की जो जलवायु है इसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं होती हैं। आइए हम 2 तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान और एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार से भिन्नता या परिवर्तन होता है। देखिए गर्मियों के मौसम में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम का तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। दोस्तों कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान और निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग बराबर रहता है, इसलिए इसकी जलवायु को समजलवायु कहा जाता है। तो ये तो रही बात तापमान की। वर्षण की ओर ध्यान दें तो वर्षण या वर्षा के रूप और प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। हिमालय में वर्षण जो होता है अधिकतम हिम के रूप में होता है और देश के शेष भागों में ये वर्षा के रूप में होता है। दोस्तों वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में देखिए तो 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और देश के अधिकतर भागों में देखा जाए तो जून से सितंबर तक वर्षा होती है। आप जानते हैं जून से सितंबर तक वर्षा देश के अधिकतर भागों में होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा जो है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है।
सामान्य रूप से देखा जाए तो जो तटीय क्षेत्र हैं यानी समुद्र तटीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर तापमान में अंतर कम होता है और देश के आंतरिक भागों में या मैदानी भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती है, यानी पूरब से बंगाल से असम से लेकर राजस्थान की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है और ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विभिन्नता लाती हैं। ये सब विभिन्नता भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में भी दिखाई देती है। दोस्तों, राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी और छत चपटी होती है। तराई क्षेत्रों में गोवा और मंगलौर में ढाल वाली छतें होती हैं। असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तापमान और वर्षण के कारण होता है। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी और छत चपटी इसलिए बनाई जाती है कि दिन के समय का जो टेम्परेचर है उसका अधिक असर न पड़े और रात के समय टेम्परेचर बहुत कम न हो। और तराई क्षेत्रों और गोवा और मंगलौर में ढाल वाली छतें इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने के कारण वो आसानी से पानी बह जाए। दूसरी चीज़, जलवायु नियंत्रण क्या होता है? तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। उसमें जो प्रमुख हैं अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। तो ये जो 6 कारक होते हैं ये जलवायु के नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त जो सौर ऊर्जा है उसकी मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जो है सामान्य रूप से तापमान घटता जाता है और जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता भी कम हो जाती है और तापमान घटता है। पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी इसी कारण से ठंडी होती हैं और किसी भी क्षेत्र में वायु का दाब पवन तंत्र जो है उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार ये तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है और समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। दोस्तों, लोग विषम मौसमी स्थितियों को महसूस करते हैं और इसे महाद्वीपीय अवस्था यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म होती है और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा होता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा जो महासागरीय धाराएं हैं या ओशियन करेंट्स होती हैं ये समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहां पर वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाता है। दोस्तों, विश्व के अधिकतर मरुस्थल जो है उपोष्णकटिबंधीय भागों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होते हैं। और अंत में देखा जाए तो जो छठा कारक है किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच भी महत्वपूर्ण होता है। ऊंचे पर्वत ठंडे और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम हो तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बनते हैं। और पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं और वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है अक्षांश। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत की जलवायु को भी प्रभावित करने में अक्षांश की भूमिका है। दोस्तों, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूरब में मिजोरम से होकर गुजरती है और देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित जो शेष भाग है वो उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती हैं। दूसरा कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला ऊंचाई। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। यहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और हिमालय जो है वो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में जो है ठंड कम पड़ती है।
वायु दाब और पवन। तो दोस्तों भारत में जलवायु संबंधी मौसमी अवस्थाएं वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं, जिसमें वायु दाब और धरातली पवनें हैं, ऊपरी वायु परिसंचरण है और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं और ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं और सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या फिर नहीं होती है और इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों भारत की वायुदाब और पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में क्या होता है, हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। और गर्मी की ऋतु में क्या होता है, आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है और इन्हें जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। और ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धाराएं क्या हैं, तो जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इस कारण इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं और पश्चिम प्रवाह के द्वारा जो है देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है और होता यह है कि एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, ये गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। यहाँ पे आइए देखते हैं कोरियालिस बल किसे कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। जेट धारा क्या होती है, तो जेट धारा एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। और बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी और उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं होती हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है, तो दोस्तों सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्रायः भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं और ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा या पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के द्वारा विनाश के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखिए जनवरी महीने के दौरान जो तीर से ये पतली रेखाएं दिखाई गई हैं, ये धरातली पवन है और ये जो दो रेखाओं से दिखाई गई है, ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान या ठंडी में मौसम की स्थिति। यहाँ पर देखिए तिब्बत के पठार में ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस तरह से चल रही हैं और प्रशांत महासागर की ओर यहाँ से होते हुए गुजर रही हैं। इसके अलावा जो धरातली पवन है, यहाँ पर देखिए धरातली पवन जो है मध्य भाग से बंगाल की खाड़ी से जो तटीय क्षेत्रों से है बंगाल की खाड़ी में और यहाँ से देखिए हिंद महासागर की ओर ये बह रही है।
लेकिन यहाँ पर देखिए इसका पैटर्न भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति आप जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसकी धारा देखिए यहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर है। इसके अलावा जो धरातली पवनें हैं अब ये कैसे अरब सागर से लेकर या बंगाल की खाड़ी से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। तो ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं, धरातली पवनें, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की दिशा किस प्रकार से है। आइए जानते हैं दोस्तों भारतीय मानसून के बारे में। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है और ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने या उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ। चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, तो अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया था। तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मौसम होता है। यहाँ पर देखिए मानसून के आगमन की एक झलकी या चित्र के रूप में यहाँ पर दी गई है। दोस्तों मानसून का प्रवाह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है और मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ तथ्य जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूरब लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। चौथा ये है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? दोस्तों ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं और यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। मानसून के लिए जो आप पढ़ रहे थे, इसके अतिरिक्त मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण कारक है। सामान्य रूप से जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत भी हो जाती है और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इसे नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, डार्विन जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से लेकर 131 डिग्री पूरब और ताहिती जो प्रशांत महासागर में है 18 डिग्री दक्षिण से 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। दोस्तों अगर दाब का अंतर ऋणात्मक होता है, दाब का अंतर अगर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम और विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो जो है दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 वर्ष से 5 वर्ष के अंतराल पर प्रकट होकर पेरू तट से बहती है और दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से होता है। इसलिए इस घटना को एनसो यानी ENSO एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा विकास को एल नीनो नाम दिया गया है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है और एल नीनो की उपस्थिति जो है समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है।
अब आइए जानते हैं मानसून का आगमन और वापसी। दोस्तों, व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड्स जो होती हैं उनके विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का जो सामान्य समय है जून से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। तो मानसून का समय जून से सितंबर तक 100 से 120 दिन यानी 3 महीने से लेकर 3.5-4 महीने तक का होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहा जाता है। दोस्तों, मानसून पूर्व बौछारों से इसे पृथक किया जा सकता है। सामान्य रूप से जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा। दोस्तों, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून जो है वो क्या होता है कि जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद ये 2 भागों में बंट जाता है, अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास क्या होता है कि अरब शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास बम्बई पहुंचती है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी 2 प्रकार के मानसून होते हैं। अरब सागर शाखा 10 दिन के बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं और दिल्ली में देखा जाए तो सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है और मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। तो आपने देखा मानसून किस तरह से शुरू होता है और कब तक देश के पूरे हिस्से में पहुंचता है। दोस्तों, मानसून की वापसी जो होती है ये एक अपेक्षाकृत क्रमिक प्रक्रिया है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पीछे हट जाता है और प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति जो है वो तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून वापस हो जाता है। दोस्तों, द्वीप या आइलैंड जो हैं वहाँ पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। ये क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। अब जानते हैं ऋतुओं के बारे में। दोस्तों, मानसूनी जलवायु जो है उसकी एक विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। जैसे देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में होते हैं और तटीय क्षेत्रों में क्या है, तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, वहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। लेकिन यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नता तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? तो भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और उसकी वापसी का काल। तो आइए सभी ऋतुओं के बारे में शार्ट में देखते हैं। शीत ऋतु क्या है? तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। इस समय मौसम ठंडा होता है। भारत के उत्तरी भाग में क्या होता है कि दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है और पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती है और उत्तर में तुषारपात या ओस गिरता है और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात भी होता है।
शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग शुष्क मौसम होते हैं। और इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ होता है, तापमान और आर्द्रता कम होती हैं तथा पवनें शिथिल और परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। एक कम दबाव वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, इसके कारण क्या होता है कि शीतकाल में मैदानी वर्षा होती है और पर्वतों पर हिमपात होता है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, इसकी कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या स्थिति होती है? तो दोस्तों, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और मार्च से मई के बीच जो है भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। और ताप पट्टी स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों यानी राजस्थान आदि का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिणी भारत में समुद्री तटीय प्रभावों के कारण तापमान कम होता है, इतनी अधिक विविधता तापमान में नहीं होती है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूरब और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है और पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर आरंभ होता है। लू जो है ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं। तो लू दोस्तों एक स्थानीय पवन होती है, मई जून के महीने में बहती है। धूल भरी गर्म और शुष्क पवन होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी होता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां भी आती हैं और ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं और अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा भी लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है और इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी या पत्थर या बर्फ गिरना भी होता है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के अंत तक कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इस कारण इसे मैंगो सावर या आम्र वर्षा भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। दोस्तों, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जो होती हैं, देखिए ये क्या करती हैं, दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में यानी वर्षा ऋतु के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आती हैं और इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है।
गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बारे में आपने जाना है, मेघालय में ये हैं। और खासी पहाड़ियों के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम जो है विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। पहले ये चेरापूंजी के नाम से, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी, लेकिन अब जो है मासिन राम जो है मेघालय में ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दुनिया का। दोस्तों, गंगा घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। दोस्तों, मानसून से संबंधित एक अन्य फिनोमिना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, यानी बीच बीच में वर्षा रुक जाती है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त और इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। और जब मानसून के गर्त का अक्ष जो है मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। और जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है और हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत भारी वर्षा होती है। और इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है और जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। और दोस्तों, ये निम्न दाब का जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है और मुख्य स्थलीय भाग को ये पार कर जाता है। और यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। मानसून बहुत ही अनिश्चित होता है और शुष्क और आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है और इसका आगमन प्रायः अव्यवस्थित होता है। इसलिए ये कभी कभी देश के किसानों और कृषि कार्यों के लिए जो है बहुत ही खतरनाक होता है और उनको अस्त व्यस्त कर देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानसून के अंत की जो है ये मैप दिया गया है। मानसून का अंत किस प्रकार से होता है, देखिए ये दिया गया है आपको 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, ये मानसून की वापसी का समय है। जैसे कि जो मानसून के शुरुआत का दौर जून जुलाई होता है, उसी तरह जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये मानसून की वापसी का समय होता है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला क्षेत्र उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान घेर लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून तब शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पौने उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी और सुहावनी हो जाती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन के समय मौसम बहुत अधिक असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। दोस्तों, नवंबर के प्रारंभ में क्या होता है, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। और ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर डिवेस्टेड बाई डेल्यूग और आफ्टर 2 days ऑफ बीटिंग कोल्ड सनशाइंस एक्सपेक्ट ए बैलिस्टिक विंटर आफ्टर वेस्टर्न विंड आर इन ए डे मुंबई वांट फॉरगेट। देखिए ये किस तरह से घटनाएं जो हैं छपी हुई हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर जो है चक्रवात आते रहते हैं, अक्सर चक्रवात आते हैं। और
होता ये है कि जिसके कारण बड़े पैमाने पर चक्रवातों के कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं और कोरोमंडल तट पर अधिकतम वर्षा जो है इन्हीं के कारण, चक्रवातों के कारण होती है। अब आइए देखते हैं वर्षा का वितरण। दोस्तों, पश्चिमी तट के भागों और उत्तर पूर्वी भागों में 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के और इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में और सह्याद्री के पूरब में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है और देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणामस्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भी भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता क्या है? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। इसलिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की संभावना बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, मानसून जो है वो एकता का परिचायक है। पहले ही पढ़ चुके हैं आप कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण मौसम या जलवायु वहाँ पे सम रहता है, न तो अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी पड़ती है और इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान को दिशाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है। फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट पड़ता है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन और उससे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं और उसका असमान वितरण मानसून की एक विशिष्ट लक्षण है और संपूर्ण भारतीय समुदाय, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्योहार, उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं, संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ इन जल का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भूगोल में जलवायु किसे कहते हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी जलवायु जो है भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है और मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसका भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर यानी मानसून का भारत की परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में विस्तार से आपने इस अध्याय में पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।